मैं हिमांशु साहू स्वागत करता हूं आपका डेली आईएएस एकेडमी रायपुर के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हमारी जो 30 कदम सीरीज चल रही है उसमें हम हिंदी पढ़ चुके हैं। हिंदी के बाद अब बारी है आपके छत्तीसगढ़ी की। छत्तीसगढ़ी से अगर आप देखेंगे तो जीएस के सेक्शन में और सीसेट के सेक्शन में भी सवाल बनते हैं। कभी कभी आप अगर देखें तो व्यापम में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। मेंस की दृष्टि से तो उपयोगी है ही है। ज्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। और प्रश्नों की श्रृंखला में हम आज जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास क्रम। छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास क्रम से सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि छत्तीसगढ़ी भाषा की समानता किस भाषा के साथ है। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि जो छत्तीसगढ़ी भाषा की समानता है वो राजस्थानी से नहीं है, वो उड़िया से नहीं है। उसकी जो समानता है वो है आपके भोजपुरी से। इसकी जो समानता हम देख रहे हैं वो किससे देख रहे हैं? भोजपुरी से देख रहे हैं। और भोजपुरी से समानता हम कैसे समझेंगे? तो यहाँ पे जो बात समझनी है कि भोजपुरी से समानता अगर हमको समझनी है तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा छत्तीसगढ़ी का जन्म जहां अर्धमागधी से, वहीं आपके भोजपुरी का जन्म भोजपुरी का जो जन्म होता है वो होता है मागधी से। तो छत्तीसगढ़ी का जन्म अर्धमागधी से और भोजपुरी का जन्म मागधी से। अब ये ध्यान देना है कि ये जो छत्तीसगढ़ी भाषा है ये आपके करीब है किसके? अर्धमागधी के। तो ये जो छत्तीसगढ़ी भाषा है ये अर्धमागधी से, लेकिन अगर आप ध्यान रखें इसे हमने अर्धमागधी क्यों कहा? तो ये ध्यान रखना है सौरसेनी और मागधी के बीच होने के कारण ही हमने इसे क्या कहा? अर्धमागधी कहा। लेकिन अर्धमागधी हमने कहा, सौरसेनी इसको नहीं कहा। अर्ध सौरसेनी क्यों नहीं कहा? क्योंकि इस पर ज्यादा प्रभाव किसका है? इस पर ज्यादा प्रभाव है आपके मागधी का। तो सवाल जो हमारा एक है उसका जो उत्तर दिख रहा है वो हमको दिख रहा है भोजपुरी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? हमारा अगला सवाल कह रहा है कि अर्धमागधी के विषय में कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अर्धमागधी में मागधी व सौरसेनी दोनों की विशेषताएं हैं और अर्धमागधी में मागधी का प्रभाव सौरसेनी की अपेक्षा अधिक है। तो जैसा हम अभी पहले पढ़ चुके हैं ये दोनों ही कंडीशन हमको दिख रहे हैं विकल्प सी में, इसलिए सवाल 2 का जो विकल्प सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल क्रमांक 3 की तरफ। सवाल क्रमांक 3 क्या कह रहा है? सवाल क्रमांक 3 कह रहा है कि मुंडा भाषा परिवार को कितने उपवर्गों में, मुंडा भाषा परिवार को कितने उपवर्गों में बांटा गया है? पहला कह रहा है प्राक दक्षिणी मुंडा, दूसरा कह रहा है प्राक उत्तरी मुंडा और तीसरा कह रहा है कोरबा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको मुंडा बोले या प्राक मुंडा बोले इन दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि जब हम प्राक बोलते हैं तो हमारे पास इसका अर्थ निकलता है प्राचीन, और प्राचीन मुंडा को हम प्राक दक्षिणी मुंडा, प्राक उत्तरी मुंडा और कोरवा इन तीनों में बांटते हैं। इसलिए जो आपका सवाल 3 है उसका विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल क्रमांक 4 की तरफ। सवाल क्रमांक 4 क्या कह रहा है? सूची मिलान कीजिए और सत्य की पहचान कीजिए। अगर आप इस सवाल को देखें तो यहाँ पे आपकी मुंडा की 3 अलग अलग कैटेगरी दी गई है कि कितने वर्गों में बांटा है। तो पहले ही हमने अभी डिस्कस किया कि हमने इसे बांटा प्राक मुंडा में, प्राक उत्तरी मुंडा में और किस में बांटा? कोरवा में बांटा। अब ये ध्यान रखना है कि प्राक दक्षिणी मुंडा में कौन कौन सी बोलियां शामिल है। तो ये ध्यान रखेगा प्राक दक्षिणी मुंडा में आपकी गदबा और खड़िया दोनों शामिल है। प्राक उत्तरी मुंडा में आपका कोरकू, मवासी और निहाली ये भी शामिल है। और अगर हम
कोरवा की बात करें तो कोरवा में आपका नगेशिया, सौता, तुरी और क्या शामिल है, खैरवारी शामिल है। तो प्राग दक्षिणी मुंडा के गदबा और खड़िया शामिल है, कोरकू, मवासी, निहाली शामिल है, नगेशिया, सौता और खैरवारी शामिल है। ये सब के सब कैसे हैं, सुमेलित हैं, सत्य हैं, इसलिए हमारा जो विकल्प डी है इस प्रश्न के लिए उपयुक्त होगा। बढ़ते हैं अपने सवाल क्रमांक 5 की तरफ। तो सवाल क्रमांक 5 क्या कह रहा है? सवाल क्रमांक 5 कह रहा है कि दंतावाला देवी जयती देववाणी में उषस्थी लिखाए पाथर है। अब ये ध्यान रखिएगा, बस्तर में एक प्रसिद्ध राजवंश है। इस प्रसिद्ध राजवंश ने दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया और इसी दंतेश्वरी मंदिर में दंतेवाड़ा शिलालेख है। इसी दंतेश्वरी मंदिर में दंतेवाड़ा शिलालेख है। ये जो आपका दंतेवाड़ा शिलालेख है, इसी में सर्वप्रथम हमको छत्तीसगढ़ी भाषा का लिखित साक्ष्य देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखना है, ये जो आपका लाइन है दंतावाला देवी जयती, दंतावाला देवी जयती, ये दंतावाला देवी मतलब दांत वाली देवी। तो कहां पे, तो ध्यान रखिएगा, ये वो आदि शक्तिपीठ है जहां पे आदि शक्ति के दांत गिरे थे, इसलिए हमने इसे दंतेश्वरी कहा। और ये जुड़ा हुआ है किससे, दंतेवाड़ा शिलालेख से जुड़ा हुआ है। और ये जुड़ा हुआ है किससे, आपके छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखित प्रथम शिलालेख से। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धमतरी, दुर्ग, ये सारे विकल्प उचित नहीं बैठते। अब बढ़ते हैं अपन सवाल क्रमांक 6 की तरफ। सवाल क्रमांक 6 क्या कह रहा है कि द्रविड़ भाषा परिवार को कितने उपवर्गों में बांटा गया है? द्रविड़ भाषा परिवार को कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया है? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, दक्षिण केंद्रीय, केंद्रीय द्रविड़, उत्तरी द्रविड़। तो यहां पे आपके लिए पहला जो पॉइंट बन रहा है, द्रविड़ भाषा परिवार को छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक को हमने बोला उत्तरी द्रविड़, दूसरे को हम बोल रहे हैं दक्षिण केंद्रीय, और तीसरा है आपका केंद्रीय द्रविड़। ये दक्षिणी केंद्रीय, केंद्रीय द्रविड़, उत्तरी द्रविड़। तो यहां पे हमारे पास कुल कितने वर्ग बढ़ गए, 3 वर्ग बढ़ गए। और ये तीनों कौन से विकल्प में दिख रहे हैं, विकल्प डी में दिख रहे हैं। इसलिए सवाल 6 का जो विकल्प डी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल क्रमांक 7 की तरफ। सवाल क्रमांक 7 क्या कह रहा है, उत्तरी द्रविड़ से किस बोली का संबंध है? अब इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका ये है, अगर मस्तिष्क में आ रहा है कैसे याद रखें, तो ऊ से उत्तरी, ऊ से उराव, ऊ से उत्तरी, ऊ से उराव। तो जब हम बात कर रहे हैं उराव की, किसकी बात कर रहे हैं, उराव की, तो उराव से हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए उत्तरी और उत्तरी। अब ये जो उराव है इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं कुड़ुक, जिसे हम बोलते हैं कुड़ुक। तो ये दोनों ही आपके ऑप्शन करेक्ट हैं और किसमें नजर आ रहा है, विकल्प सी में नजर आ रहा है। इसलिए सवाल 7 का जो विकल्प सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 8 की तरफ। तो सवाल 8 क्या कह रहा है भाई, सवाल 8 कह रहा है दक्षिण केंद्रीय द्रविड़ को हम और किस समूह के नाम से जानते हैं? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, हम इसे उड़िया समूह नहीं बोलते, खलटाही, ध्यान रखिएगा, खल से ही कोई समूह नहीं होता,
खलटाही समूह होता है। तो ये ध्यान रखना है, गोंडी समूह, उड़िया समूह, खलसाही कोई नाम का समूह नहीं, खलटाही होता तो करेक्ट होता। तो गोंडी उड़िया की बात नहीं हो रही, दक्षिण केंद्रीय द्रविड़ को हम गोंडी समूह के रूप में जानते हैं। इसलिए सवाल जो 8 है विकल्प ए इसका सही होगा, बाकी सारे विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपन सवाल क्रमांक 9 की तरफ। सवाल क्रमांक 9 कह रहा है दोरली, दंडामी माड़िया, मुड़िया, अबुझ माड़िया का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार के किस स्वरूप से है। अब यहां पे इसको ध्यान रखिएगा, अभी हमने क्या समझा कि उराव के लिए हमने द्रविड़ के उत्तरी स्वरूप की बात की। तो यहां पे अगर हमको देखना है तो हम द से दोरला, द से दोरली, दोरला और द से याद रखना है दक्षिण। द से क्या याद रखना है, दक्षिण। तो दोरली जुड़ा हुआ है आपके दक्षिण केंद्रीय द्रविड़ से, और इसी को ही हमने क्या बोला, गोंडी समूह बोला। इसलिए विकल्प ए, विकल्प सी गलत हो गए, क्योंकि अभी हमने विकल्प सी में क्या देखा था, अभी हमने विकल्प सी में देखा था कुड़क और उराव। तो ये विकल्प तो गलत है, सही क्या हुआ, विकल्प बी। तो सवाल 9 का जो विकल्प बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बारी है आपके सवाल क्रमांक 10 की। तो सवाल क्रमांक 10 क्या कह रहा है, सवाल क्रमांक 10 कह रहा है परजी या ध्रुवी बोली का संबंध किस बोली से है। अब ये ध्यान रखिएगा, इसको याद करना है तो कैसे याद करेंगे भाई, इसको अगर याद करना है हमको तो हमें ध्यान रखना है कि लोकतंत्र में किसे केंद्र में रखना है, प्रजा को केंद्र में रखना है। किसे केंद्र में रखना है, प्रजा को केंद्र में रखना है। और अगर आप प्रजा का छत्तीसगढ़ी रूप लिखें तो क्या बन जाएगा, परजा। क्या बन जाएगा, परजा। तो परजी या ध्रुवी बोली का संबंध केंद्र से पकड़ना है हमको, केंद्रीय। केंद्र से हमको क्या पकड़ना है, केंद्रीय। तो जो केंद्रीय द्रविड़ है वो जुड़ा हुआ है आपके परजी या ध्रुवी से। और दक्षिण में केंद्रीय द्रविड़ में हमें क्या बोला, दोरली, दंडामी माड़िया इसकी बात की थी, और उत्तरी द्रविड़ में हमने उसे उराव, कुड़ुक की बात की थी। इसलिए बाकी विकल्प आपके क्या हो गए, गलत हो गए। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 11 की तरफ। सवाल 11 क्या कह रहा है भाई, तो सवाल 11 कह रहा है कि ग्रियर्सन ने बस्तरी को किसका मिश्रित रूप कहा। तो यहां पे ध्यान रखना है, ग्रियर्सन ने बस्तरी को बताया कि ये छत्तीसगढ़ी, उड़िया और मराठी तीनों से मिलके बनी है। तो जो बस्तरी है ये मिश्रित रूप है किसका, छत्तीसगढ़ी, उड़िया और मराठी का। तो ये तीनों ही विकल्प कहां देख रहे हैं, तो ये हमको दिख रहा है उपरयुक्त सभी में। इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल क्रमांक 12 की तरफ। सवाल क्रमांक 12 क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ी के रायपुरी व बिलासपुरी रूपों की पृथकता का मूल आधार क्या है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर अपन छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो जब अपन छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ को हमने कुल आपके 18 के छत्तीसगढ़ों में विभक्त किया है। अब ये जो 18 गढ़ हैं ये आपके रतनपुर शाखा से, और ये जो 18 गढ़ हैं आपके लहुरी शाखा से संबंधित हैं।
लेकिन जब हम इसके विभाजन के आधार की बात करते हैं तो इसका जो विभाजन का आधार है वो है आपका शिवनाथ नदी। तो क्या पूछा है कि पृथकता का मूल आधार क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा 18 गढ़ इधर के और 18 गढ़ इधर के बने छत्तीसगढ़। यहाँ पे जिस बोली का उपयोग किया गया वो बना छत्तीसगढ़ी। तो आपका विकल्प सी सही बैठेगा, विकल्प बी, विकल्प ए और विकल्प डी क्या हो गए, गलत हो गए। अब बढ़ते हैं अपने सवाल क्रमांक 13 की तरफ। सवाल क्रमांक 13 क्या कह रहा है, आर्य भाषा परिवार को छत्तीसगढ़ी के परिप्रेक्ष्य में कितने वर्गों में बांटा गया है। तो यहां पे ध्यान रखना है कि ये जो आर्य भाषा परिवार है उसे हमने बांटा 3 वर्गों में। एक को बोला हमने अर्धमागधी, एक को बोला हमने मागधी और एक को बोल रहे हैं हम विजनीकृत। और हम सभी को पता है कि ये जो अर्धमागधी है इसी से हमारा किसका उदय हुआ, इसी से उदय हुआ आपके छत्तीसगढ़ी का। जबकि मागधी से उदय हमने अभी जस्ट देखा किसका हुआ, आपके भोजपुरी का। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि विजनीकृत से किसका उदय हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्य भाषा परिवार को 1, 2, 3 हमने 3 वर्गों में बांटा है। तो ये ऊपरयुक्त सभी विकल्प इसका सही बैठेगा। साथ साथ नोट करते जाइएगा कॉपी में, क्योंकि ये चीजें जो हैं आपके काम आएंगी। कभी कभी क्विक रिवीजन करने के लिए ये उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इसको बनाने का उद्देश्य आपको याद कराना है, आपकी प्रैक्टिस कराना है। और मूल बात तो यह है कि जब तक दिमाग में कोई चीज बैठेगा नहीं तब तक हम उसे पेपर में नहीं बना पाएंगे। बढ़ते हैं अपने सवाल क्रमांक 14 की तरफ। तो सवाल क्रमांक 14 क्या कह रहा है, तो सवाल क्रमांक 14 कह रहा है मागधी से किस बोली का जन्म हुआ। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर आप छत्तीसगढ़ी और अवधी की बात करें तो छत्तीसगढ़ी और जो अवधी है इसका जन्म हुआ है आपके अर्धमागधी से। और चूंकि इनका जन्म अर्धमागधी से हुआ है तो मागधी से आपका जन्म लेगा क्या, भतरी। मागधी से किसका जन्म होगा, आपके भतरी का जन्म होगा। इसलिए ये जो विकल्प ए है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल क्रमांक 15 की तरफ। सवाल क्रमांक 15 क्या कह रहा है, विजनीकृत से किन किन बोलियों का जन्म हुआ है। अब ये ध्यान रखिएगा, विजनीकृत से आपके हल्बी और सदरी। ये जो सदरी है इसको हम सदरी कोरवा के नाम से भी जानते हैं। तो सदरी कोरवा जो जनजाति है वो सदरी बोली का उपयोग करती है। और साथ ही साथ विजनीकृत से जो है आपके हल्बी का जन्म हुआ है। तो ये दोनों ही विकल्प इसमें सम्मिलित हैं। और विकल्प कौन दिख रहा है, विकल्प दिख रहा है आपका विकल्प सी। तो सवाल 15 का विकल्प सी सही होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल क्रमांक 17 की तरफ, सवाल क्रमांक 16 की तरफ। सवाल क्रमांक 16 क्या कह रहा है, सवाल क्रमांक 16 कह रहा है कि सरगुजिया के विभाजन का आधार क्या है। देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ी को विभाजित करना चाहें तो जो केंद्र में होगा वो बनेगा केंद्री। ऊपर अगर आप जाएंगे तो हमको बोलना पड़ेगा सरगुजिया। यहां पे जब आप जाएंगे तो इसे आप बोलेंगे लरिया। यहां पे हम इसे बस्तरी। और जब हम आते हैं तो हम इसे बोलेंगे खलटाही। तो ये ध्यान रखना है कि हमने किस आधार पर बांटा है। इधर आपका उड़ीसा आ गया, लेकिन जो सरगुजिया है इसके विभाजन का जो आधार है वो है आपका है क्षेत्रीय। तो ये ध्यान रखना है, इसके विभाजन का आधार क्या है आपका क्षेत्रीय, ना कि
जातिगत, तो विकल्प बी गलत है, विकल्प बी गलत, तो विकल्प सी गलत, सही क्या हुआ, विकल्प ए। हम बढ़ रहे हैं सवाल 17 की तरफ। तो सवाल 17 क्या कह रहा है कि ग्रियर्सन ने छत्तीसगढ़ी के 9 स्वरूपों की चर्चा की जिसमें शामिल नहीं है बस्तरी, बिलासपुरी, खलटाही। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर हम ग्रियर्सन की बात करते हैं, ग्रियर्सन ने जिन 9 स्वरूपों की बात की है उसमें ध्यान रखिएगा कि ये बिलासपुरी तो शामिल है, खलटाही भी शामिल है, जो शामिल नहीं है वो बस्तरी, क्योंकि वो ये मानते हैं कि बस्तरी जो है वो आपके इस स्वरूप में शामिल नहीं है। तो छत्तीसगढ़ी के स्वरूपों में क्या शामिल नहीं है, बस्तरी शामिल नहीं है, इसलिए सवाल 17 का विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 18 की तरफ। सवाल 18 क्या कह रहा है, सवाल 18 कह रहा है डॉक्टर कांति कुमार जैन छत्तीसगढ़ी को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में या वर्गों में बांटते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो कांति कुमार जैन है ये भी आपके भाषा विज्ञानी हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ी को भौगोलिक आधार पर बस्तरी पठारी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र और सतपुड़ा की उच्च समभूमि वाले क्षेत्रों में बांटा है। तो कांति कुमार जैन के छत्तीसगढ़ी को भौगोलिक आधार पर कितने वर्गों में बांटा है, इसका उत्तर क्या मिल रहा है कि ये तीनों शामिल है। और ये तीनों कौन से विकल्प में दिख रहे हैं, तो विकल्प डी में दिख रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 19 की तरफ। सवाल 19 क्या कह रहा है, सवाल 19 कह रहा है कि पश्चिमी छत्तीसगढ़ी से संबंधित है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जब हम पश्चिमी छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं तो एक जो आपको हमेशा याद होना चाहिए वो है आपका खलटाही। ये खलटाही जो शब्द है, इसी खलटाही से आपका जुड़ा हुआ है कमारी और आपका जुड़ा हुआ है मरारी। तो जो मरार जाति है, जो कमार जनजाति है, वो अगर हम देखें तो इसका संकेंद्रण हम अगर देखना चाहें तो धमतरी से होते हुए पश्चिम की ओर है। तो पश्चिमी छत्तीसगढ़ी से ये ध्यान रखिएगा, खलटाही भी संबंधित है, कमारी भी संबंधित है और मरारी भी संबंधित है। तो विकल्प जो डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 20 की तरफ। सवाल 20 क्या कह रहा है कि मरारी किन किन बोली उपभाषाओं से प्रभावित है। अब ये ध्यान रखिएगा, जब हम मरारी की बात करते हैं तो म से मरारी, म से मराठी, म से मरारी, म से मराठी। तो मरारी से आपका मराठी तो जुड़ा ही हुआ है, और चूंकि मरारी पश्चिम दिशा में है और पश्चिम में हमारा जो मध्य प्रदेश है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, और मध्य प्रदेश में आपकी कहीं कहीं पे बोली जाती है बुंदेली। तो मराठी और बुंदेली दोनों का जुड़ाव किससे है, आपके मरारी से है। इसलिए सवाल 20 का जो विकल्प सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारा अगला जो सवाल है वो है सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 क्या बोल रहा है कि ग्रियर्सन ने किस बोली के लिए कहा था कि यह छत्तीसगढ़ी का पर्यायवाची। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर हम छत्तीसगढ़ के मैप में जाते हैं तो छत्तीसगढ़ के मैप में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो हिस्सा है ये जुड़ा हुआ है आपके खलटाही, मरारी और कमारी। खलटाही, मरारी और कमारी से। तो अगर विकल्पों को अगर आप देखेंगे तो खलटाही और मरारी तो आपके गलत हो गए, सही क्या बैठेगा आपका लरिया। ग्रियर्सन का ये मानना था कि जो लरिया है वह छत्तीसगढ़ी का पर्याय है। इसलिए जो सवाल 21 है उसका जो विकल्प सी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अब बढ़ते हैं अपने सवाल 22 की तरफ। सवाल 22 में अगर हम देखें कि किस बोली को उड़िया भाषी उड़िया के अंतर्गत होने का दावा करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, उड़िया के अगर होने की बात होगी तो उसमें क्या शामिल नहीं होगा, खलटाही और मरारी, क्योंकि ये दोनों को अगर हम देखें तो किस ओर है, पश्चिम की ओर। बच गया कलंगा, तो रायगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में कलंगा का उपयोग होता है। तो ये जो उड़िया भाषा है, उड़िया के अंतर्गत होने का दावा करते हैं कलंगा, क्योंकि कलंगा में बहुत सारी जो शब्दावली है वो उड़िया से जुड़ी हुई है। इसलिए सवाल 22 का विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 23 की तरफ। सवाल 23 क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ी का कौन सा रूप असम पहुंचे छत्तीसगढ़ी लोगों द्वारा प्रयुक्त होता है। देखिए, पहली बात ये समझना है कि इसका जो सीधा सा आंसर है वो है आपका गोरो। बोरो नहीं होगा, आरकू नहीं होगा, क्योंकि आरकू अगर हम वैली की बात करें तो आरकू वैली जब आप विशाखापट्टनम के रास्ते में जाते हैं तो आपको एक आरकू घाटी देखने को मिलती है। एक बोरो जो है वो आपका बोरा केव से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों तो विकल्प हो नहीं सकते, बचा क्या, गोरो। तो छत्तीसगढ़ी का कौन सा रूप असम पहुंचे हुए छत्तीसगढ़ी लोगों द्वारा प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर है आपका गोरो। तो सवाल जो आपका 23 है उसका विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 24 की तरफ। सवाल 24 क्या कह रहा है, कांकेरी बोली का निर्माण किन किन बोलियों के संपर्क से हुआ है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो कांकेरी है ये उपज है आपके हल्बी और भतरी के मिश्रण की। तो ये दोनों ही विकल्प हमको कहां दिख रहे हैं, विकल्प सी में दिख रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या बना कि कांकेरी हल्बी और भतरी बोलियों के संपर्क से जन्मा है। तो सवाल 24 का जो विकल्प सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 25 की तरफ। सवाल 25 की तरफ अगर हम जाएं तो सवाल 25 बोल रहा है कि बैगानी बोली के विषय में कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि ब से बैगानी और ब से बुंदेली, ब से बैगानी और ब से बुंदेली। तो ये ध्यान रखना है हमें कि इस पर बुंदेली व्याकरण का प्रभाव पड़ा है। दूसरी बात, जब हम इस पे ध्यान दें तो ये ध्यान रखिएगा बैगानी में आपके गोंडी शब्दावली का व्यापक प्रयोग हुआ है। तो ये दोनों ही कंडीशन सही हैं, दोनों ही शर्तें सही हैं, इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 26 की तरफ। सवाल 26 क्या कह रहा है, तो सवाल 26 कह रहा है कि सदरी भाषा का उपयोग छत्तीसगढ़ी के अतिरिक्त किस राज्य में मातृभाषा के रूप में किया जाता है। जब हम सदरी की बात करते हैं तो ये आपका जसपुर के आसपास जो आपके सदरी कोरबा लोग रहते हैं वहां इसका उपयोग प्रायः होता है। और जब हम इसकी बात करें तो ये जुड़ा हुआ है आपके बिहार से। बिहार तथा छोटा नागपुर जो प्रदेश है उसके आसपास के क्षेत्रों में ही आपका उपयोग किया जाएगा, किसका, सदरी का। यानी झारखंड की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात यूपी की नहीं है, मणिपुर की नहीं है, मिजोरम की नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, बिहार की हो रही है। इसलिए सवाल 26 का विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 27 की तरफ। तो सवाल 27 क्या कह रहा है, हल्बी के प्रयोग के विषय में कौन कौन से कथन सत्य हैं। अब ये ध्यान रखना कि हल्बी जो है वो उड़िया और मराठी के बीच पूर्वी आर्य भाषा है। तो ये सवाल भी एक पूछ चुका है कि हल्बी कैसी भाषा है, आपको विकल्प में पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आर्य भाषा है। ये कैसी भाषा है, आर्य भाषा है। और किसके किसके बीच है, तो ये ध्यान रखना है, उड़िया और मराठी के बीच है। अगर बी की हम बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल बात सत्य है कि हल्बी जो है आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में प्रयोग किया जाता है। अगर हम छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से की बात करें, दंडकारण्य की बात करें, तो ये जो दंडकारण्य है इससे आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
इससे आपका महाराष्ट्र, और साथ ही हम बात कर रहे हैं किसकी, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों जो आपके राज्य हैं ये इसमें सम्मिलित हैं। इसलिए जो सवाल 27 है उसमें अगर देखें तो ये भी सही दिख रहा है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी सही दिख रहा है। अब इसमें जो तीसरा विकल्प है वो कह रहा है कि हलबास, महरी या मेहरी। तो ये ध्यान रखना है, इसे हम हलबास भी बोलते हैं, हलबा भी बोलते हैं, महरी भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, मेहरी भी बोलते हैं। इसलिए ये तीनों विकल्प ही सम्मिलित हैं, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल क्रमांक 28 की तरफ। तो सवाल क्रमांक 28 क्या कह रहा है? सवाल क्रमांक 28 कह रहा है कुड़ुक भाषा के विषय में कौन कौन से कथन सत्य हैं। अब ये देख लीजिए, अभी हमने देखा कुड़ुक और उरांव की बात की, हमने बताया कि ये उत्तरी द्रविड़ से संबंधित है। तो उत्तरी द्रविड़ किसका हिस्सा है? द्रविड़ का हिस्सा है। अब ये देवनागरी और तालोंग सिकी लिपि में इसका लिखन किया जाता है, ये भी बात सही है। अब ये ध्यान रखना है, ये ऐसी भाषा, ऐसी बोली है जिसका भारत बांग्लादेश में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे ही देश में इसका उपयोग हो रहा है, इसका बांग्लादेश में भी उपयोग किया जाता है। इसलिए तीनों विकल्प सही दिख रहे हैं। इसलिए सवाल जो आपका 28 है विकल्प डी उस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 29 की तरफ। सवाल 29 क्या कह रहा है? सवाल 29 कह रहा है कि कुड़ुक साहित्य सर्वप्रथम किस महानुभाव के प्रयासों से प्रकाश में आया। तो यहां पे अगर आप ध्यान रखें तो कल्याण साहित्य तो संबंधित है आपके रतनपुर से, गोपाल मिश्र ने लिखी खूब तमाशा, और ये छत्तीसगढ़ी से संबंधित हैं। ये किससे संबंधित हैं? आपके छत्तीसगढ़ी से संबंधित है। और ये छत्तीसगढ़ी से संबंधित तो हैं, तो ये मामला तो यही समाप्त हो गया। बच गया क्या? राम राय। तो ये जो राम राय हैं इन्होंने कुड़ुक साहित्य को सर्वप्रथम जो है विश्व पटल में सामने लेके आए। इनका प्रयास सराहनीय रहा है। इसलिए सवाल 29 का विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। तो हमारा अंतिम प्रश्न कह रहा है कि कुड़ुक बोली के ध्वनियों में क्या क्या शामिल है। तो यहां पे ध्यान रखना है, जो कुड़ुक बोली की ध्वनियां हैं उसमें क्या क्या शामिल है। तो ये क्या क्या शामिल है में ये ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं किसकी? संख्या की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? संख्या की बात कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, 52 ध्वनियां नहीं है, 34 नहीं है, 32 नहीं है, क्योंकि ये 52 ध्वनियां जो हैं अब वर्तमान में 53 ध्वनियां सम्मिलित हैं आपके हिंदी वर्णमाला में। लेकिन अगर हम कुड़ुक में ध्वनियों की बात करें तो इसमें 33 ध्वनियां शामिल हैं, जिसमें से 10 कितने हैं? आपके स्वर हैं। तो कुड़ुक बोली के ध्वनियों की संख्या कितनी है अगर देखा जाए तो 33 है, और इसमें स्वर कितने हैं? 10 स्वर हैं। इस तरीके से आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है।